साथियों मैंने दो चीज़ें आपको बोली हैं कि इन्होंने बेरोजगारी जानबूझ के बढ़ाई और नौकरियों की सुरक्षा ख़त्म की। ये दोनों पहलू को बहुत अच्छी तरीके से हमारे यूथ को, नौजवान पीढ़ी को समझना है। आप देखेंगे कि आज की तारीख में हमारी बड़ी संख्या में देश के अंदर बेरोजगारी है। बड़ी संख्या में यूथ मारे फिर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है और काम में वेतन बहुत कम मिल रहा है। आज की तारीख में स्थायी नौकरी ख़त्म होने के बाद से वेतन बहुत कम मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम लिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन को समझना है कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे की राजनीति है। ये सरकारों ने ऐसा क्यों किया, किसके फ़ायदे के लिए किया? ये तो हुआ है ना, ये तो अभी हो रहा है। तो ये किसी ने किया है, कौन सोच रहा है इसके पीछे और क्या सोच रहा है वो? उसने ऐसा क्यों सोचा कि ऐसा करने से किसको फ़ायदा होगा? इस वीडियो के अंदर हम ये सारे जो उलझे हुए सवाल हैं इस पर बात करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी के जीवन से जुड़े सवालों के बारे में बात करते नहीं हैं, उसका वक्त नहीं है। बाकी सब चीज़ के लिए समय है, मगर अपने जीवन से जुड़े जो सवाल हैं उन पर बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो मैं बात करता हूँ बेरोजगारी से। बेरोजगारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लीजिए। आप बाज़ार में जो है कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उसका रेट कैसे तय होता है? बाज़ार में अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर मैं एक टमाटर का सब्जी जो हम लेने जाते हैं उसमें टमाटर हर कोई खरीदता है। टमाटर का उदाहरण लेके देखते हैं तो टमाटर जो है, वही टमाटर गर्मियों में जब उसकी उपज कम होती है तो 80 रुपये किलो तक मिलता है, और वही टमाटर जब सर्दियों में जब उसकी उपज ज़्यादा होती है तो वो 2 रुपये किलो मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 रुपये किलो भी मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए, 80 रुपये किलो और 1 रुपये किलो, ये 80 गुना का फ़र्क है। मगर फ़र्क सिर्फ उसकी टमाटर की क्वालिटी में नहीं है, स्वाद में नहीं है, ना टमाटर का कोई रूप बदलता है। टमाटर वही है, सब कुछ वही है, उसकी कीमत इसलिए बदलती है कि बाज़ार में उसकी उपलब्धता कितनी है। इसीलिए दो चीज़ें तय हैं कि जो कीमत है आज की तारीख में वो मार्केट के हिसाब से तय होती है कि उसकी ज़रूरत कितनी है और कितनी उपलब्धता है किसी चीज़ की। ये फार्मूला है प्रमुख। इसको आप समझ लेंगे तो सारे फार्मूले, पूरा राजनीति को आप समझ जाएंगे। तो श्रम की कीमत कैसे तय होगी? श्रम की कीमत इस तरीके से तय होगी, जब श्रम का जो है श्रम देने वाले ज़्यादा लोग होंगे और लेने वाले कम लोग होंगे तो श्रम की कीमत सस्ती होगी। जैसे बेरोजगार नौजवान ज़्यादा हैं और उद्योग धंधों में नौकरियां कम हैं, तो इसका मतलब क्या है? श्रम सस्ता होगा। और जब ऐसा होगा कि रोजगार ज़्यादा हैं और जो है जो श्रम देने वाले हैं वो कम हैं, तो श्रम महंगा होगा। ये फंडामेंटल फार्मूला है। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि जब ये फार्मूला इस तरीके से है तो श्रम का कीमत के लिए, ये कम करने के लिए इन पूंजीपतियों को ये ज़रूरी था, और ये पूंजीपतियों को, सरकारों को ये ज़रूरी था कि जो है ये श्रम जो है बेरोजगारी बढ़े, यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो और बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग निकलें, गांव में भी रोजगार कम हो। इसलिए आप समझेंगे कि गांव की अर्थव्यवस्था को सरकार ने चौपट किया। आप इस पूरे बैकग्राउंड को समझेंगे। इनका व्यू ये था कि हमको श्रम सस्ता करना है। तो श्रम सस्ता कैसे होगा? क्योंकि कारखाने भी बढ़ रहे हैं, कारखाने भी नए नए लग रहे हैं, उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, जनता बढ़ रही है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। तो अब ये फिर कैसे होगा? तो उन्होंने इसके लिए, सरकार ने जो है, सरकार ने, पूंजीपतियों की सरकार है भाजपा कांग्रेस, इनने मिलके ऐसी योजना बनाई कि खेती को जो है घाटे का सौदा कर दिया। ये सब जुड़ा हुआ है, मैं समझाने की कैसे कोशिश कर रहा हूँ आपको। खेती को घाटे का सौदा कर दिया और गांव में रूरल सेक्टर में कोई जो धंधा था, एक जैसे पशुपालन था, किसान का जमीन थी, वो पशुपालन को बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में पशुओं की इतना ज़्यादा आवारा पशु हो गए गांव में कि जिसका हदो हिसाब नहीं है, उससे पूरे किसान परेशान हैं। तो पहले जो पशु धन होता था, पशुओं को बेचते थे किसान, उसको, उस व्यवस्था को भी चौपट कर दिया। और दूसरा चीज़, वहाँ पे जो रोजगार के कोई संसाधन नहीं है गांव में। जो सरकार की योजना थी, नरेगा जैसी योजना थी, और भी कुछ योजना थी जो स्वरोजगार की योजना थी, वो योजनाएं गांव में जो है सही तरीके से लगाई नहीं। तो गांव का यूथ का मजबूर कर दिया उसको कि वो शहरों की तरफ भागे।
और गांव के हमारे नौजवान जो है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद से वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि शहरों में बड़ी संख्या में बेरोजगार यूथ नौजवान हमारे सामने घूम रहा है। तो अब ये किया गया है, ये योजना से किया गया है, वहाँ से यूथ आ गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, शहरों में जो जहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ जो है श्रम जो है सस्ता हो गया, क्योंकि एक यूथ चाहिए तो वहाँ 1000 यूथ खड़े हैं, इसलिए वो श्रम सस्ता हो गया। वो 15,000 में काम करने को तैयार है, तो दूसरा 12 में काम करने को तैयार है, तो दूसरा 10 में काम करने को तैयार है, तो उससे 8 में काम करने को तैयार है, तो कोई 6 में काम करने को तैयार है। तो अब हालत हो रहा है, अब ये हालत इस तरीके से हो गया कि कई जगह ये कि भैया मेरे को खाना ही खिला दे, जिंदा रह जाऊं काम करने के लिए। तो अभी अगले वीडियो में जो ट्रेनिंग अप्रेंटिस का बताऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा कि शोषण किस किस तरीके से ये इस कारण से हुआ है। तो ये इसका बेस है, आगे जो वीडियो सुनेंगे आप, तो ये बेस है, ये आप समझ जाएंगे तो आगे के वीडियो सारे आपको समझने में आसानी होंगी। तो मेरा कहने का आशा है कि ये बेरोजगारी सरकारों ने, और जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों की जो सरकारें हैं, उन्होंने योजना के साथ ये पूरी तरीके से इस स्ट्रक्चर को ख़त्म किया, बेरोजगारी को बढ़ाया और बेरोजगारी को बढ़ाया, ताकि बेरोजगार नौजवान बड़ी संख्या में जो है शहरों की तरफ पलायन करें। अब दूसरा पार्ट है कि इन्होंने जो है रोजगार की जो है नौकरी की सुरक्षा खत्म की। नौकरी की सुरक्षा खत्म क्यों की? आपको देखना है कि आज की तारीख में अगर ये हो जाए, जो पहले से है, अभी कुछ बचे हैं कि परमानेंट साथी हैं, जो श्रम कानून बने थे 1926 में, मैंने पहले वीडियो अगर आपने सुना होगा तो पहले वीडियो में मैंने श्रम कानून का पूरा इतिहास बताया है। अगर आपने नहीं सुना है तो पहला वीडियो जो है पक्के में सुने, आप वो सुन लेंगे आप तो ये सारी चीज़ आगे की समझ जाएंगे। तो जो श्रम कानून है, श्रम कानूनों के अंदर नौकरी की, स्थायी नौकरी की सुरक्षा है। और स्थायी नौकरी की सुरक्षा के वजह से आपको जो है, आप उससे मालिक से जो है अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर सकते हैं, मालिक से काम के घंटे की बात कर सकते हैं। आप उसको, अगर मालिक गलत तरीके से शोषण करता है तो उसके खिलाफ में खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो ये नौकरी की सुरक्षा है, और आप कोई चिंता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी, मेरे को ज़िंदगी भर यहाँ काम करना है, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मेरे को निश्चित पैसा मिलेगा, मेरे घर बना सकता हूँ, परिवार खुशहाल रह सकता है। तो जो आज रेगुलर नौकरी कर रहे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि रेगुलर नौकरी जो है एक जो हमारा संघर्षों का नतीजा था, जो एक समय तक थी, अब वो रेगुलर नौकरी ख़त्म कर दी इन सरकारों ने। और अभी कारखानों के अंदर सब जगह लगभग 5% लोग परमानेंट बचे, और 95% लोग अभी जो है ठेका, फिक्स टर्म इसमें आ गए। और आपको एहसास भी नहीं है, हमारे देश की जनता को ये समझ में नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का नशा, जाति धर्म का नशा इतना तगड़ा चढ़ा हुआ है कि हम इस असल बात को बिल्कुल समझ में नहीं आती हमारे। तो नौकरी की जो सुरक्षा है, उस नौकरी की सुरक्षा को इन्होंने ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? श्रम कानूनों को कमज़ोर किया, और साथ में दूसरा जो है, जो नौकरी है, जो स्थायी नौकरी है, उस नौकरी को इन्होंने ख़त्म किया। श्रम कानूनों में कमज़ोर करने में क्या क्या किया कि जो बड़ा संख्या है उसको सबसे पहले जो ठेकेदारी का एक्ट था, आदमी मनुष्य का सबसे बड़ा एक ही काम कर दीजिए आप, उसकी नौकरी की सुरक्षा हटा दीजिए, तो उसके बाद से वो गुलामों की तरह काम करेगा। आपसे जितना जो कुछ फिर कानून में लिख दीजिए, आप लिख दीजिए हम 25,000 रुपये महीना पेमेंट देंगे, हम आपको घर बना के देंगे, मकान बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे। और नीचे एक लाइन लिख दीजिए कि नौकरी स्थायी नहीं है आपकी, कारखाना मालिक या सरकार कभी भी आपको निकाल सकती है। तो ये एक लाइन जो आपने लिख दी, नौकरी की सुरक्षा जैसी ख़त्म कर दी, तो आगे चाहे आप जो लिख दीजिए कुछ भी मालिक नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि ये मेरे को मिलना चाहिए, और दूसरे दिन से आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा। तो आज की तारीख में गुलामी का जो नया रूप है, यही नई आर्थिक गुलामी है। जिस तरीके से नई आर्थिक नीतियाँ आई हैं, उसी के साथ से नई आर्थिक गुलामी आई हैं। तो ये नई आर्थिक गुलामी है कि आप अपने मुंह से कह नहीं सकते हो, आपको आर्थिक रूप से इस तरीके से जोड़ दिया है कि आपने जैसे ही कुछ मुद्दा उठाया, आप नौकरी से बाहर। और नौकरी से, क्योंकि बेरोजगारी उन्होंने पहले से बढ़ा के रखी है, काम मिल नहीं रहा है, इसलिए आप इस डर के मारे कि मेरे को अब नौकरी से निकल जाऊंगा तो मेरे को आगे काम नहीं मिलेगा, इस डर के मारे उसकी इस गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं।
और फिर जैसा वो बोलता है, जैसा गुलामी में करवाता है, वैसा हम करते हैं। आप ये देखेंगे कि नौकरी की सुरक्षा खत्म होने के बाद, चाहे आप ठेकेदारी में काम कर रहे हो, चाहे फिक्स्ड में काम कर रहे हो, आप ये देखेंगे कि मालिक अगर ये बोलता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो ये काम निपटा के जाना है, तो आप वो काम निपटा के जाएंगे। अगर आपको बोलेगा कि 1 घंटा रुक के जाना है, ये काम कर, तो आप रुक के जाओगे, उससे बहस नहीं करोगे। अगर मालिक के बोलेगा कल छुट्टी नहीं करना है, कितना भी अर्जेंट काम हो, आपको अगले 1 महीने छुट्टी पे नहीं जाना है, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ये बोल दोगे कि नहीं साहब मैं तो छुट्टी पे जाऊंगा। और अगर आपने ये बोला तो आपको दूसरे दिन से आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आप ये बोल नहीं पाएंगे। और आपने ये नहीं बोला तो आप देखेंगे कि ये डर जो हमारे दिमाग में बैठ गया है, यहाँ पे हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो ये डर बिठा दिया, नौकरी का डर और बेरोजगारी पैदा करके बेरोजगारी का, ये डर हमको आर्थिक गुलामी में झोंक देता है, इस गुलामी में हमको पहुंचा देता है। और हम उस एक समय के बाद उस मालिक का या जो जहां हम काम कर रहे हैं उसके हर आर्डर को बहुत ही अच्छी तरीके से मानने लगते हैं और दिमागी रूप से उसको स्वीकार कर लेते हैं। और एक समय तो ऐसा आता है कि हम दिमागी रूप से गुलाम हो जाते हैं। आज की तारीख में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिमागी रूप से गुलाम हो गए हैं। वो चाहे जो जितना उनका शोषण कर लो, जितना उन पे अत्याचार कर लो, कुछ भी कर लो, मगर वो बाहर लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए, किसी तरीके की बात करने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोग आपको कारखानों में मिलेंगे बड़ी संख्या में। ऐसे लोग जो है बहुत सारे जो परमानेंट नौकरी हैं में हैं, बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जहां मैनेजमेंट ने दादागिरी की, उनको डर लग रहा नौकरी से निकालेंगे, वहां पूरी तरीके से गुलामों की तरह सरौंदा के काम कर रहे हैं। तो ये जो सरौंदा के काम कर रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है, ये जो है गुलामी जो है, ये गुलामी है, ये गुलामी, ये नई तरीके, आज के तारीख का जो नया गुलामी है उसमें समझना है कि पहले गुलामी जो आता था उसमें पहले जो है डंडे के दम पे गुलामी होती, ताकतवर तरीके से गुलामी होती थी, जैसे गुलाम पाले जाते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे। अभी गुलामी का रूप बदल गया है। पहले 8 घंटे के काम करने के लिए जो लड़े, जो पहला वीडियो मैंने बताया, आज की तारीख में वापस हम 12 घंटे में तो आ गए ना। भी 8 घंटे का काम खत्म हो गया, 8 घंटे का काम खत्म हो गया, 12 घंटे 14 घंटे नौकरी कर रहे हैं। हमारे स्टाफ की हालत तो पूरी तरीके से मिनिमाइज हो गया कि जो अभी जो नए नए कारखाने, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उसमें 10 से 12 घंटे नॉर्मल हैं। वही सरकार भी 10 घंटे का कानून लेके आई थी बीच में, मगर अभी उन्होंने पार्टी जो कोर्ट में लेके आ रहे हैं, वो सरकार भी ये 10 घंटे का कानून लेके आने वाली है। एक समय के बाद से ये 12 घंटे ओवर टाइम मिला के 12 घंटे का कानून लेके आने वाले हैं, ताकि 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें चलें और 1 शिफ्ट खत्म हो जाए, ताकि मालिक को उसका फ़ायदा और बड़े रूप में मिले। तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम शुरू हो गया। मगर हमको ये दिमागी रूप की जो गुलामी है, इस गुलामी की वजह से हमने दिमागी रूप से इस गुलामी को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम उस शोषण को स्वीकार कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो ये नई तरीके की गुलामी है। आप ये समझेंगे कि इन्होंने, सरकारों ने क्या किया। अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि इन्होंने जो है श्रम कानूनों के दायरे से बाहर किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मैनेजर हैं, जो स्टाफ्स है, उसको भी श्रम कानून से बाहर कर दिया है। और मैंने आपको जैसे बताया कि रेगुलर मैन पावर केवल 5% बचा है। जो ट्रेनिंग है, अप्रेंटिस हैं, फिक्स्ड टर्म हैं, ये ठेका मजदूर हैं, इनके ऊपर भी ये स्थायी नहीं है। मैंने बताया कि अगर स्थायी नहीं है तो इनके ऊपर कोई कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई कानून लागू नहीं है इनके ऊपर। तो अभी ये भी श्रम कानून से बाहर हो गए हैं। तो अभी जो रेगुलर मैन पावर 5% बचा है, और सब कारखानों ने परमानेंट करना बंद कर दिया फिक्स्ड टर्म आने के बाद। तो जब तक हम लोग जिंदा हैं, जितने परमानेंट हैं, तब तक चलने वाले हैं, नए परमानेंट होने वाले नहीं हैं। तो ये अभी 5% है, घट के 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, एक समय आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है स्थिति के बाद सारा श्रम कानूनों से बाहर कर दिया। जब अगर ये 5% लोग भी श्रम कानूनों से बाहर हो गए, तो श्रम कानून कागज़ में लिखे रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने श्रम कानूनों को कमज़ोर कर दिया, श्रम कानूनों से बाहर कर दिया। और ये करने वाले नहीं, ये कर दिया है। आप सोते रहो कितने दिन सोना है। तो श्रम कानूनों से बाहर कर दिया तो आपकी सुरक्षा खत्म हो गई।
इन्होंने स्वप्रमाणीकरण योजना के नाम से कानून बनाया, जिसमें पूरी तरीके से मालिकों को छूट दे दी। यहाँ की पूरा कारखानों में इंक्लूड के कारखाने में जो श्रमिक है उसकी अगर वेतन नहीं दिया, उसको कुछ भी छोटे छोटे सवाल हैं, जो पर्ची वेतन पर्ची नहीं दी, वेतन नहीं दिया, पूरा पैसा नहीं दिया और मिनिमम वेज नहीं दे रहा है, कोई श्रम कानून नहीं माना, अगर वो एप्लीकेशन भी लिख के देगा तो उस पर भी जाँच नहीं होगी। और उस पर अगर जाँच भी होगी तो उसमें जो है श्रम कमिश्नर से परमिशन देगा, श्रम कमिश्नर फिर जब वो फिर इंस्पेक्टर जाएगा तो फैक्ट्री मालिक को बताएगा कि मैं आ रहा हूँ, वहाँ जाके देखेगा, ये कानून में लिखा हुआ है, और उसको पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद से फिर एक बार उसको छूट देना है, छूट देने के बाद से फिर दोबारा गड़बड़ करेगा, समझाइश दे के आएगा, फिर मजदूर वही करना है। उसके बाद से पकड़ लेगा तो उसकी सिक्योरिटी मनी जमा होती है बड़े कारखानों की 5,000 से लेके 50,000 तक। फिर वो मुकदमा कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद से दोषी पाया जाएगा मालिक कि हाँ इसने गड़बड़ किया है, तो उसका जो 50,000 सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा और मालिक का कुछ नहीं होगा। ये तो मजाक है ना। ऐसे मजाक के कानून बना दिए, ऐसे बहुत सारे कानून बना दिए कि आप। और मोदी जी की सरकार ने तो बहुत सारा, भी मैं अगले वीडियो में जो है आपको कवर करूंगा। तो मेरे कहने का आशय है कि नौकरी की सुरक्षा पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। इसका मतलब है ये गुलामी का आधार है, ये गुलाम बनाने का आधार है, ये गुलाम बनाने का मुख्य फार्मूला है कि बेरोजगारी बढ़ानी है और सुरक्षा ख़त्म करनी है। अगर हम मैं गणित की भाषा में बात करूं तो बेरोजगारी बढ़ाना प्लस सुरक्षा ख़त्म करना, नौकरी की सुरक्षा ख़त्म करना बराबर गुलाम या गुलामी, मतलब इसको दोनों करने का जो रिजल्ट निकलेगा वो एक अच्छा गुलाम निकलेगा, जो गुलामी की तरह काम करेगा और वो गुलाम होकर के काम करेगा। तो आज की तारीख में गुलाम पैदा कर रही है सरकारें और इस गुलामी में हम जी रहे हैं। गुलामी के और क्या क्या नए रूप हैं वो अगले वीडियो में आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा होंगे। मेरा आपसे अपील है, आप समझ गए होंगे कि गुलामी के असल रूप की थ्योरी का फार्मूला ये है, और ये आप समझ जाएंगे तो मेंटली रूप से आपको समझ में आने लगेगा कि मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद है, मेरे बच्चे क्यों भूखे प्यासे हैं। गरीबी का कारण यही, गरीबी का कारण भगवान नहीं है, गरीबी के कारण हमारा नसीब किस्मत नहीं है। ये नसीब किस्मत कुछ नहीं होता है, गरीबी का कारण ये है साथियों। ये बात अगर हम समझ जाएंगे और इस बात को समझ के इस बात पे बहस करने लगेंगे, इस बात पे बहस करके हम इस बात पे लड़ने लगेंगे, और जब हम ये कहने लगेंगे कि नौकरी की सुरक्षा दो, हमको परमानेंट स्थायी नौकरी दो, कारखानों में परमानेंट करो, सारा नौजवान सड़कों पे निकलेगा, सारा लाखों करोड़ों नौजवान इसकी मांग उठाएगा, करोड़ों नौजवान लाल झंडे लेके सड़कें जाम करेगा और ये कहेगा कि जब तक ये सरकार परमानेंट नौकरी नहीं देगी, हमारी नौकरी की सुरक्षा नहीं करेगी, तब तक हम इस देश को जाम कर देंगे, इस देश को हम बंद कर देंगे। तो ये सरकार घुटने फेंक देगी और ये परमानेंट की नौकरी की सुरक्षा देगी। मगर ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे गाय गोबर गोमूत्र में घुसा दिया है और इसी में फंसा दिया है। आपकी ज़िंदगी के सवाल आप भूल गए हो, इसलिए आप इतने आसानी से सड़कों पे निकलोगे नहीं। युवा होगा तो युवा इस बात को सुनेगा नहीं, उसको जो चाहे वो झुक के कर लेगा, गुलामी कर लेगा, मगर उसको बोलोगे भैया बाहर सड़क पे चलना है तो निकलेगा नहीं आसानी से। तो ये हमारी कमजोरी है, हमको दिमागी रूप से, मेंटली रूप से गुलाम कर दिया है। ये जो मेंटली रूप से गुलाम किया है, इस गुलामी को हमको करेक्ट करना पड़ेगा। ये दिमाग में जो गुलामी घुस गई है इसको सही करना पड़ेगा। जब तक ये दिमाग वाली गुलामी सही नहीं होगी तब तक हम इस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए साथियों ये जो समझ हमको करेक्ट करने की बात है, और आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों नीतियों को पलटा जाए, रोजगार, नए रोजगार पैदा किए जाए, सारे जो ठेकेदारी फिक्स टर्म इसमें जो शोषण हो रहा है इसको रोक करके सारे परमानेंट किए जाए, आज करोड़ों करोड़ नौजवानों को परमानेंट रोजगार मिल सकता है, करोड़ों करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो ये ऑप्शन है, अभी नया कुछ नहीं, अभी जो ऑप्शन है उसमें भी मिल सकता है। उसके बाद सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोजेक्ट शुरू करे, सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करे, इसका रास्ता है। तो इस बेरोजगारी से हम बाहर निकल सकते हैं, मगर सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जो आपको बता दिया है, इस असल सच को हर नौजवान तक पहुंचाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप मेरी बात को सही लगी हो, आप समझ गए हो,
अगर आपका दिमाग का बत्ती जल गया हो थोड़ी बहुत भी, तो आपसे मेरी अपील है कि वीडियो को आप सारे नौजवानों तक पहुंचाएं, सारे नौजवानों तक पहुंचाएं, सारे देश के हर उस समझदार आदमी के पास पहुंचाएं जो यूथ आज की तारीख में गुलामी में धकेल गया है। तो हमको सारे लोगों को, ताकि उनकी चेतना खुले, जो दिमाग को बंद करे बैठे हैं अपने, उनका दिमाग खोलना है, उनके दिमाग में बार बार ये वीडियो उनको भेजना है, सारे वीडियो उनको भेजना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, इसको दबा दें। वो बाजू में घंटी बनी हुई है, उसको भी दबा दें। दबा दिया ना आपने? हाँ, अब आप हमारे साथ जुड़ गए। अब जो भी नए वीडियो डलेंगे आपको इंटीमेशन आएगा। जैसा आप हमारे साथ जुड़े हैं, दूसरों को भी जुड़ने का प्रेरित करें। सारे दोस्तों को ये बोलें कि इस चैनल के साथ जुड़ें। करोड़ों करोड़ लाखों लाख लोगों को चैनल के साथ जुड़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस मिशन में आप सहयोग करें। सारे यूथ से मेरा विशेष निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस सही जानकारी को सबको बता सकते हैं। आज की तारीख में ये ऑप्शन है, इसलिए चैटिंग करने की जगह हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों को सुने। चैटिंग करने की जगह, फालतू उल्टे सीधे वीडियो देखने की जगह हमारे ज़िंदगी के जुड़े सवालों वाले वीडियो सुने और ये सारे लोगों के पास ये सारे वीडियो को भेजें। मेरे को उम्मीद है कि इस पूरे अभियान में मैं जितना परिश्रम कर रहा हूँ, एक एक चीज़ निकाल के दूंगा आपको, एक एक सही चीज़ को दिशा दिखा के दूंगा आपको, मगर आगे बढ़ने आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा साथियों, राजनीतिक रूप से कहना चाहूँगा, हमको ये समझना है भाजपा कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। हमको पूंजीपतियों की जो पार्टियां हैं, पूंजीपतियों की जो राजनीति है उसको कमज़ोर करना है। पूंजीपतियों की जो राजनीति है उसको समाप्त करना है और हमको गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, दुकानदारों की, आम जनता की जो राजनीति है, जिसको हम समाजवादी विचारधारा बोलते हैं, उसके लिए जो है हमारे देश के वामपंथी दल लड़ रहे हैं, लेफ्ट पार्टियां लड़ रही हैं, तो हमको वामपंथी दलों को मजबूत करना है। लाल झंडे वाले, हंसिया हथौड़े वाले, ये हैं असल लोग। मजदूर किसानों के जो हंसिया हथौड़ा सितारा, हंसिया हथौड़ा जो लेफ्ट लोग हैं, लेफ्ट पार्टियों के लोग हैं, जिनको कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, वही देशभक्त हैं साथियों। उन पार्टियों के साथ राजनीतिक रूप से खड़े होना, वही लड़ रहे हैं हमारे लिए आज की तारीख में। आज की तारीख में ये मुद्दा उठाएगा तो लेफ्ट उठाएगा, मुद्दा उठाएगा, लड़ेगा तो लेफ्ट लड़ेगा। इसलिए आपसे अपील है कि राजनीतिक रूप से आप भाजपा कांग्रेस के झमेले से बाहर निकलें और जो है वामपंथी दल हैं, जो लाल झंडे की वाली ताकतें हैं, उस झंडे को थामें। सारे नौजवान उस झंडे को थामें। वो वही झंडा लेकर के जब घरों से निकलोगे तभी इसका परमानेंट समाधान होगा। अगर आपने बीजेपी कांग्रेस का झंडा पकड़ के निकलोगे तो रास्ते में बिक जाएंगे और या ये जाके सीधे जाके पूंजीपति के घर में सो जाएंगे। इसलिए अगर असल लड़ाई लड़ना है तो लाल झंडा पकड़ना है। तो ये साथियों जो असल बात है मैंने आपको समझाई। मेरे को उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे, इस लड़ाई के बारे में सोचोगे। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।